साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा संस्कृत विभाग की प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 का 4 अगस्त 2020 को आयोजित इस प्रश्न पत्र में कुल 75 प्रश्न शामिल हैं, जिनमें 65 प्रश्नों के पूर्णतः सटीक उत्तर मेरे द्वारा बताए जाएंगे और प्रश्नों में जहां भी आवश्यकता हुई वहां पर प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी। पहले सवाल में दिया है कि किस काल में सुमात्रा, जावा आदि स्थानों में शैलेंद्र राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया। तो सुमात्रा और जावा स्थान है वो इंडोनेशिया में है और यहाँ पर शैलेंद्र राजवंश है, उसने 8वीं शताब्दी में अपना शासन है वो स्थापित किया था। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। फिर प्रताप की शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा है? तो महाराणा प्रताप है, उसको समझाने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे और उनमें से चारों में से प्रथम जलाल खां गए थे और अंतिम में टोडरमल है वो गए थे। तो इसलिए 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। फिर तीसरे में निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? तो जहांगीर है, उन्होंने एक चित्रकार है उसको नादिर उज जमा है उसकी उपाधि है वो प्रदान की थी, तो वो था अबुल हसन। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। फिर चौथे में शिवाजी के काल में ये जो घटनाएं हैं ये कब घटित हुई थी? जो क्रम से कूटों में दी गई हैं, जैसे सूरत की प्रथम लूट है, अफजल खां का वध है और पुरंदर की संधि है, शाइस्त खां पर रात्रि आक्रमण है। तो इसको हमारे को क्रम से सजाना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी अंत में। तो जो सूरत की लूट है, शिवाजी की प्रथम लूट है वो 1664 में हुई थी और दूसरी 1670 में हुई थी। और फिर अफजल खां का वध है वो 1659 में है, 59। फिर पुरंदर की संधि है वो 1665 में है और शाइस्त खां पर जो आक्रमण हुआ था वो 1660 में हुआ था। तो प्रश्न में जो सही विकल्प बनेगा वो 2, 4, 1, 3 ये सही विकल्प होगा, इसीलिए 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर आगे के सवाल में बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो बिजोलिया आंदोलन है वो कुल 44 वर्ष तक चला था, 1897 में शुरू होकर 1941 तक चला था। और इस आंदोलन में 1922 में एक समझौता हुआ था अंग्रेज सरकार और बिजोलिया के जो जागीरदार हैं और किसानों के बीच। लेकिन यहाँ के जो जागीरदार हैं उन्होंने अंग्रेज़ों की जो शर्तें हैं उसको लागू करने से मना कर दिया था, उन्होंने माना नहीं था, समझौता नहीं हो पाया। 2 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर होगा। उसके बाद में 6 नंबर में निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? यंग इंडिया है पुस्तक है, उसके लेखक लाला लाजपत राय थे और उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी। तो इसीलिए 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे के सवाल में 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ महाराणा की क्या नीति थी? विद्रोह को समर्थन, अंग्रेजों को सहयोग, उदासीनता और विद्रोह को व्यवस्थित करने में सक्रिय भूमिका। तो 1857 की क्रांति में मेवाड़ के महाराणा है उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था और क्रांतिकारियों का सहयोग उन्होंने नहीं दिया था, इसलिए 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे के सवाल में स्थान जहां आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, आवा, उदयपुर, कोठारिया और नीमच। तो आवा के जो ठाकुर खुशहाल सिंह हैं उन्होंने जो कोठारिया रावत जोध सिंह है उनके संरक्षण में भी रहे थे और नीमच में 1860 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और आहुआ के वो जागीरदार थे ही। तो इस प्रश्न में कई बातें हैं वो दी हुई हैं, तो लेकिन इसमें जो कोठारिया रावत जोध सिंह है उनके संरक्षण में ये पहुंचे थे तो वो वहाँ उनका अंतिम समय था। तो 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर आगे 9 में निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? स्वराज शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपनी भूमिका है वो तैयार करने में किस व्यक्ति का योगदान था? तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। फिर 10 नंबर में 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन किन देशों में मान्यता प्रदान की? जापान, आयरलैंड, कोरिया और इटली।
तो 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके द्वारा जो भारत की अस्थायी सरकार है उसको मान्यता है वो 9 से लेकर 11 देश हैं उन्होंने मान्यता प्रदान की थी। तो इसमें जापान, आयरलैंड, कोरिया और इटली तो है ही, इसके अलावा जर्मनी, फिलीपींस, थाईलैंड और मंचूरिया जैसे देश हैं उन्होंने भी मान्यता प्रदान की थी। तो इसमें इस प्रश्न में विकल्प नंबर 3 है, ABCD चारों जो कूट हैं वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो 3 नंबर विकल्प राइट आंसर। फिर 11 में अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंहों के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो अशोक के सारनाथ स्तंभ में 4 शेर हैं और उनके सिर पर एक महाधर्म चक्र विराजमान है और उसमें तिलियां हैं वो 32 थी। टोटल 32 तिलियां यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है वो होगा। तो 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा है वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। 2 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर होगा। और 6 अप्रैल 1930 है उसको दांडी यात्रा है वो समाप्त हो गई थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है कुछ समिति और कमीशन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके वर्ष दे रखे हैं। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है उसका हमारे को चयन करना है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच है वो 1854 में था, ये सही है। हर्टोग समिति है ये 1929 में बनी थी, ये भी सही है। और हंटर कमीशन जो 1882-83 में बना था ये भी इसमें सही है। लेकिन जो शेडलर विश्वविद्यालय कमीशन है वो सन 1917 में बना था और इसमें ये जो कमीशन है ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बना था। तो ये शेडलर कमीशन है उसका गठन है वो 1917 में हुआ था। तो 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। फिर 14 में नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगंज था। तो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें धर्मगंज है वो पुस्तकालय था। सुल्तान बख्तियार खिलजी हैं उसके आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को तो क्षति पहुंची थी, साथ ही ये पुस्तकालय है ये भी नष्ट हो गया था। तो 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर 15 में एक तरफ है जो लेखक हैं वो दे रखे हैं, दूसरी तरफ कुछ पुस्तकें हैं उनके नाम दे रखे हैं। तो हमारे को इनको आपस में सुमेलित करना है। तो 12वीं है उन्होंने किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है वो लिखा था। शूद्रक है उन्होंने मर्जकट्टिकम ग्रंथ लिखा। और विशाखा दत्त है उन्होंने देवी चंद्रगुप्तम और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। तो 4, 3, 2, 1 विकल्प होगा। तो 1 नंबर जो विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। 16 में शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस किसने विकसित की? तो जो जिला सूचना प्रणाली डाइस है वो न्यूएपा ने विकसित की थी। 1 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर होगा। फिर 17 में 11वीं व 12वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी का अनुपात क्या था? तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी का अनुपात है वो 75:40 था। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर 18 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है? माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं का वार्षिक परीक्षा का आयोजन, कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना, संबंध विद्यालय को मान्यता प्रदान करना, उनका निरीक्षण करना और कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना। तो इसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका कार्य है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। कक्षा 9 से 12 के लिए जो पाठ्यक्रम है विकसित करता है ये भी सही है। और संबंध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना और उनका निरीक्षण करना काम है ये भी करता है। लेकिन जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें हैं उनका मुद्रण का कार्य है वो ये नहीं करता है। ये मुद्रण का कार्य है वो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसलिए 4 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर है वो होगा। 20 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE का राजस्थान में नाम क्या है? राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये RTE का राजस्थान में जो नाम है वो है। 1 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। फिर 20 में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो जो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है REI वो पूरे देश में है वो अलग अलग स्थानों पर 5 बने हुए हैं। जैसे अजमेर है, भुवनेश्वर है, भोपाल है, मैसूर है और शिलोंग है। तो सन 1963 में सबसे पहले अजमेर में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी और अंत में
जो शिलोंग क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी सन 1995 में। दो विकल्प है वो उसका उत्तर होगा। फिर 21 में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। आरटीई का जो नियम है अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 है, उसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 को कुछ संशोधन किया गया है। तो वो किस भाग में संशोधन किया गया है वो इसमें हमारे को बताना है। तो भाग 16 है उसमें संशोधन किया गया है, और उसमें संशोधन ये किया गया है कि वो संशोधन है वो 10 जनवरी 2019 को किया गया था, और प्रत्येक वर्ष 5वीं और 8वीं में जो नियमित परीक्षा है वो ली जाएगी, और कोई भी विद्यार्थी अगर पहली से लेकर 8वीं तक अगर फेल होता है तो उसको दोबारा मौका दिया जाएगा, और साथ ही अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन है वो भी उसका किया जाएगा। तो 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर 22 में शैक्षणिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। तो शैक्षणिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का जो पहला उपग्रह है वो एजुसेट है। जो एजुसेट है उसको जीसैट जीसैट 3 के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो छोड़ने का कार्य है, इस उपग्रह को छोड़ने का कार्य है वो 20 सितंबर 2004 को हुआ था। तो ये जो भारत का है पहला शैक्षणिक उपग्रह है। फिर 23 में निम्न राजस्थान के किन दो जिलों में IASC इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी ऑफ एजुकेशन है वो स्थित है। तो राजस्थान में 4 IASC हैं, जिनमें से 2 IASC सरकारी हैं, वो हैं अजमेर और बीकानेर। 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर सैनिक स्कूल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सैनिक स्कूल है उसके संबंध में जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। तो विद्यार्थी कक्षा 7 एवं 9वीं में प्रवेश ले सकते हैं, इसमें पहला विकल्प है यही गलत है। विद्यार्थी हैं वो कक्षा 7 से नहीं कक्षा 6 एवं 9th में प्रवेश ले सकते हैं। बाकी विकल्प नीचे वाले देखेंगे। प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश यानी कि पहले एग्ज़ाम लगती है और उसके बाद में इस सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों का जो प्रवेश है वो होता है, और केवल लड़के ही इसमें प्रवेश लेने के पात्र हैं, ये भी सही है। और सभी सैनिक स्कूल CBSE से संबंध है, और CBSE है वो उससे ये जो जितने भी जो सैनिक स्कूल हैं वो संबंध रखते हैं। तो ये तीनों नीचे की बातें हैं ये सही है। 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 25 में राजस्थान के किन स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित हैं। तो पूरे देश में जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं वो 5 हैं, जैसे चेल हिमाचल प्रदेश में है, बेलगांव कर्नाटक में, बेंगलोर में ये भी कर्नाटक में है। इसके अलावा 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं वो राजस्थान में है, एक धौलपुर में है और एक अजमेर में है। तो A और B है विकल्प है, 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर सर्व शिक्षा अभियान SSA भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया था। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये किया गया था। अनुच्छेद 21(1) के तहत इसमें ये बात दी गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा है वो हर हालत में उपलब्ध करवाई जाएगी। 3 नंबर विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिर 27 में वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित की गई है। तो अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड है, उन्होंने कवई 12 में अपनी इकाइयां स्थापित की गई हैं, और इन्होंने 2 इकाइयां 660 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की हैं, यानी कि कुल जो कवई 12 है उसकी जो ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है वो 1320 मेगावाट है। तो 3 नंबर विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर। फिर भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा को किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा है उसका जो आरंभ है वो मार्च 2009 में किया गया था। 3 नंबर विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर। फिर 29 में राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसकी कार्यकारिणी समिति का जो सचिव है वो होगा, सबसे वरिष्ठ शिक्षक होता है वो इसका सचिव होता है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो संस्था प्रधान या प्रधानाध्यापक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो 2 नंबर विकल्प है
वो होगा। फिर 30 में ज्ञानवाणी है। तो ज्ञानवाणी है वो एफएम रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है और इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और ये शिक्षा से संबंधित जितने भी जो प्रोग्राम हैं उनको देश भर में प्रसारित करने का काम है वो किया जाता है। फिर रेडियो चैनल है। फिर आगे देखना, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो गलियाकोट जो डूंगरपुर में स्थित स्थल है वो किस नदी के किनारे पर है? तो वो माही नदी के किनारे पर है। 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 32 में संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 355 है उसमें आपात की जो दशाएं हैं उनका उल्लेख का नाम बताना है। तो उसमें उल्लेख है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति का उल्लेख है वो अनुच्छेद 355 में किया गया है। फिर 33 में एक तरफ खनिज दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। राजस्थान के कुछ स्थान हैं वो दे रखे हैं, दूसरी तरफ खनिजों के नाम है। तो इनको आपस में जो विकल्प को मिलान करना है। तो ग्रेनाइट है वो अजीतगढ़ सीकर में पाया जाता है। चूना पत्थर सोनू जैसलमेर में पाया जाता है और घिया पत्थर है जो वो देवपुरा उदयपुर में, और जो रॉक फॉस्फेट है वो माटोन उदयपुर में। तो इसमें जो विकल्प बनेगा 3, 2, 1, 4 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो व्लादिमीर कोपेन है, उन्होंने राजस्थान की जलवायु है उसका अलग अलग सिंबलों के माध्यम से वर्गीकरण किया गया है। और यहाँ पर यह पूछा है कि जो CWG जलवायु है जिसको शुष्क शीत जलवायु प्रदेश भी कहते हैं, तो ये जलवायु है ये राजस्थान के पूर्वी भाग यानी भरतपुर में ये पाई जाती है। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा। 35 में बर या बार दर्रा स्थित है? दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, मालखेत की पहाड़ियों में। तो बर बार दर्रा है ये ब्यावर व रामधनपुर के बीच एक अरावली के बीच तंग दर्रा है। तो ये मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। फिर 36 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसमें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है वो ज्येष्ठतम कम से कम 4 जो ज्येष्ठतम हैं न्यायाधीश हैं उनसे सलाह मशविरा करता है और 5 लोगों की एक कमेटी बनती है। इसलिए 3 नंबर विकल्प है, एक खुद भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हो जाते हैं और 4 उसके जो जूनियर न्यायाधीश हैं वो शामिल होते हैं। इसलिए 3 नंबर विकल्प है वो 36 नंबर सवाल का उत्तर होगा। फिर 37 में ओजोन परत के संदर्भ में गलत कथन है। सौरमंडल में खराब ओजोन उपस्थित होती है, तो इसमें ओजोन पर के संदर्भ में बताना है। तो ये विकल्प है ये तो सही है। समतापमंडल में ओजोन हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो विकल्प 2 नंबर है ये इसमें गलत है और यही इसका उत्तर होगा। बाकी वायुमंडल में ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट होती है, ये बात सही है। और ओजोन पृथ्वी की सतह से सूर्य को हानिकारक यूवी किरणें से रक्षित करती है, ये बात भी सही है। तो 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर 38 में राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एम अनंत सेनम आयंकर राज्यसभा के पहले उपसभापति थे और पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। तो इसमें ये दोनों ही विकल्प गलत हैं। तो राज्यसभा के पहले उपसभापति हैं वो श्री SV कृष्ण मूर्ति राव थे और पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन भी लिया गया था। तो ये भी गलत है, इसमें नहीं आएगा। तो ये दोनों ही गलत हो गए। तो न तो फर्स्ट और न ही सेकंड सही है। 4 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिर आगे, भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी? तो भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति जिसके द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी वो निर्वाचन था VV गिरिवाला। 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 40 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है।
संविधान में इस शब्दावली को 42वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो इसमें सत्य कथन और उनका चयन करना है, या इनमें सत्य कथन नहीं, सॉरी, इसमें कौन कौन सी जो बातें हैं वो सही हैं और कौन कौन सी नहीं है, इनके बारे में हमारे को देखना है। तो संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का प्रयोग है वो संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352 में हुआ है। तो ये बात तो इसमें पहला जो विकल्प है ये तो सही है। सेकंड वाला है कि इसमें संविधान में इस शब्दावली को 42वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया है, ये इसमें गलत है। ये 42वें नहीं, ये 44वें में शामिल किया गया है। तो इसमें केवल एक सही है, फर्स्ट सही है, 1 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 41 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 की थीम है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2019 है, उसकी जो थीम है वो ये थी कि अवर बायोडाइवर्सिटी, अवर फूड और अवर हेल्थ, ये उसकी टैगलाइन थी। तो 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 42 में निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है? तो एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका क्वथनांक है वो काफ़ी उच्च है, वो है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को CH3COOH के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो क्वथनांक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 118 डिग्री सेल्सियस से 119 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसीलिए 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 43 में सिरका एक विलयन है, सिरका है वो 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जल में विलयन है। तो ये 2 नंबर विकल्प होगा इसका सही उत्तर। फिर 44 में किसी वस्तु का संवेग परिभाषित किया जा सकता है। तो संवेग है वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा है वो दोनों हों। तो संवेग है उस चीज़ को कहते हैं कि ये गुणनफल है संवेग द्रव्यमान गुणा वेग। 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। द्रव्यमान और वेग के संयोग है उसको संवेग के नाम से पुकारते हैं, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो संवेग है वो एक सदिश राशि है। राशियां 2 प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। तो उसमें 3 नंबर विकल्प है इस प्रश्न का उत्तर होगा। 45 में 17वीं लोकसभा के लिए संसद के सदस्य के रूप में कितनी महिलाओं को चुना गया? तो 17वीं लोकसभा है उसमें महिला है वो कितनी चुनी गई थी? 78। ये आज तक की जितनी भी जो लोकसभाएं हुई हैं उसमें सर्वाधिक महिलाओं की संख्या है। तो 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। फिर 46 में एक तरफ खिलाड़ी देख रखे हैं, दूसरी तरफ खेल दे रखे हैं। हमारे को जो भी खिलाड़ी है उसको उसके खेल से संबंध है वो बैठाना है। तो इसमें है जो नीरज चोपड़ा हैं वो भाला फेंक से संबंधित हैं, तो वो एथलेटिक्स से हो जाएंगे, यानी कि क्यों से संबंधित। सूबेदार सतीश कुमार हैं वो बॉक्सिंग से संबंधित हैं। स्मृति मंधाना महाराष्ट्र की क्रिकेट प्लेयर है, और शुभंकर शर्मा है वो गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो इसमें जो सही विकल्प बनेगा वो 2 नंबर वाला बनेगा, AQ, BP, CS और DR। तो 2 नंबर विकल्प है वो राइट आंसर होगा। फिर आगे भारतीय नौसेना द्वारा जलावतरित स्कॉर्पियन वर्ग की चौथी पनडुब्बी है। तो भारतीय जो नौसेना है उसके द्वारा जो चौथी पनडुब्बी है, इससे पहले 3 पनडुब्बियां हैं वो जलावतरित हो चुकी हैं, जैसे INS खंडरी है, और INS करेंज है, और INS कलवरी है। INS वेला है, ये जो पनडुब्बी है ये 6 मई 2019 को जलावतरित हुई थी। ये चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। तो ये 4 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 48 में सेंदाई फ्रेमवर्क संबंधित है। तो सेंदाई फ्रेमवर्क है वो जापान के सेंदाई इलाके में सन 2015 के यूएनओ सम्मेलन में एक उद्देश्य के तहत कि 2030 तक आपदाओं के कारण महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से होने वाले नुकसान और प्रभावित लोगों की संख्या को कम करने हेतु ये एक उद्देश्य बनाया गया था। तो इसमें 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि आपदा जोखिम में कमी हेतु ये फ्रेमवर्क है ये तैयार जापान के सेंदाई इलाके में किया गया था,
और ये निर्णय वहाँ पर लिया गया था। तो 1 नंबर विकल्प इसका उत्तर होगा। फिर 49 में, निम्न में से किस साहित्यकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी 2018 प्राप्त किया था? तो साहित्य अकादमी का जो अंग्रेजी में 2018 में पुरस्कार प्राप्त करने वाले अनीस सलीम थे। इन्होंने अब जो उपन्यास लिखा था वो द ब्लाइंड लेडीज डिस्टेंस नाम का एक उपन्यास है, वो इन्होंने लिखा था। इसके लिए उन्होंने साहित्य अकादमी 2018 का जो पुरस्कार है अंग्रेजी में वो प्राप्त किया था। 1 नंबर विकल्प है वो राइट आंसर। फिर 50 में, जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रथम महिला कुलपति अप्रैल 2019 में बनी। तो अप्रैल 2019 में प्रथम जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रथम महिला कुलपति बनने वाली प्रोफेसर नजमा अख्तर थी। 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिर 51 में, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अप्रैल 2019 में रेड बस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अप्रैल 2019 में रेड बस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर है वो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया था। और ये जो रेड बस कंपनी है, ये जो जितने भी जो भारत की बसें हैं उसके लिए जो टिकटिंग देने का काम है वो इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो महेंद्र सिंह धोनी है, वो अप्रैल 2019 में बने हैं। फिर 52 में है कि किस प्रक्षेपण यान द्वारा EMI सेट एवं 28 अन्य उपग्रहों को 1 अप्रैल 2019 को प्रक्षेपित किया? तो ऐसा जो प्रक्षेपण यान है वो PSLV C-45 है। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। 53 में एक वाक्य दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही सेड दैट मैन मोर्टल बी। तो यहाँ पर हमारे को जो करेक्ट है वो क्रिया का यूज करना है, तो वो होगी ही सेड दैट मैन इज मोर्टल। 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। उन्होंने कहा है कि मनुष्य नश्वर है, ये इस वाक्य का अर्थ होगा। तो 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। फिर आगे 54 में, द करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन आफ्टर यूजिंग द प्रफिक्स प्री इज। तो हमारे को जो प्रफिक्स है उपसर्ग है वो इनमें से किस शब्द है उसमें सही लगा है, उस प्री उपसर्ग है वो सही लगा है, उसका हमारे को बताना है। तो जो प्रीसियसली शब्द है इसका अर्थ होता है यकीनन, और प्रीफेरेबली होता है इसका अर्थ होता है अधिमानता, और प्रिडिक्ट होता है भविष्यवाणी, और प्री ऑर्डिनेंट होता है पूर्व निर्धारित। तो इसमें प्री ऑर्डिनेंट पूर्व निर्धारित, ऑर्डिनेंट यानी निर्धारित और प्री यानी पूर्व, तो इसमें 4 नंबर विकल्प है ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथा जो विकल्प है राइट आंसर। फिर 65 में, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इम्पेरिमेंट। तो जो विलोम शब्द बताना है इम्पेरिटेंट का, तो इम्पेरिटेंट है वो इस शब्द का अर्थ होता है धृष्ट या ढीठ। तो इसका उल्टा है वो 1 नंबर विकल्प है वो होगा पोलाइट। पोलाइट विनम्र, सभ्य या विनीत। 1 नंबर विकल्प है वो इसका विलोम होगा। फिर 56 में, चूज द करेक्ट ऑप्शन, श्याम इज इंडेबिट टू यू। फिर ब्रैकेट खाली छोड़ा गया है योर हेल्प। तो श्याम इज इंडेबिट टू यू फॉर योर हेल्प। 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। श्याम आपकी मदद के लिए काफी आपका ऋणी है, ये 3 नंबर विकल्प है इसका अर्थ होगा। फिर he said that I have been waiting for as he said that। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और उसका जो चेंज है वो करना है। तो इसमें जो चेंज होगा I have been है वो सीधा I है वो ही में बदल जाएगा, और have been है वो had been में बदल जाएगा, और बाकी वाक्य है वैसा का वैसा आ जाएगा। तो he had been waiting for ages। तो 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर 58 में, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? न प्लस इति नेति ये तो सही है, शीत प्लस ऋतु शीतर्तु ये भी सही है,
और दू प्लस अवस्था दुरावस्था, दू नहीं दूर होगा, दू और रे के नीचे हलंत प्लस अवस्था और आगे जो वाक्य बनेगा वो दुरावस्था नहीं दुरावस्था ही होगा, रा की जगह रे ही आएगा। तो इसमें 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा और चौथा जो विकल्प है वो भी इसका सही है, मात्र प्लस इच्छा मातृइच्छा। फिर 59 में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? एक वाक्य है उसमें सकर्मक क्रिया है वो नहीं है, जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, किसान फसल काट रहा था, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और मजदूर चाय पी रहे हैं। तो मजदूर चाय पी रहे हैं ये इसमें सकर्मक क्रिया है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं इसमें भी सकर्मक क्रिया है और किसान फसल काट रहा है ये भी सकर्मक क्रिया का है। लेकिन ये जो तीसरा विकल्प है ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। फिर 60 में इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? एक ऐसा विकल्प जिसके शब्द जो शब्द हैं वो शुद्ध हैं। इसमें पारितोषिक और गत्यावरोध, तो इसमें जो पारितोषिक तो सही है लेकिन गत्यावरोध गलत है, गत्यावरोध ही होगा इसमें। फिर प्रज्वलित सही है लेकिन त्योहार गलत है, इसमें त्योहार में एक ही मात्रा आएगी तो ये गलत। श्रृंखला है इसमें श्रृंखला गलत है, श्रेय में ये जो नीचे की जो लाइन है ये नहीं आएगी इसमें ये गलत है। और आशीर्वाद है ये भी गलत है। फिर इसमें ये जो चारों विकल्प हैं इसमें दोनों विकल्प हैं ये सही हैं, अत्युक्ति और निरवलंब। तो 4 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 61 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है? तो युगम शब्द दे रखे हैं और उनका जो अर्थ है वो कौन से में सही नहीं है? तो इसमें अनिष्ट और अनिष्ट ये निष्ठाहीन और बुरा ये तो सही है। अभिज्ञ जानकार अभिज्ञ मूर्ख या अनजान ये भी सही है। सम यानी शांति और सम यानी समान ये भी सही है। और कुछ और कूच, तो कुछ यानी स्तन होता है और कूच यानी होता है प्रस्थान, तो ये गलत है चौथा। तो ये 4 नंबर विकल्प है इसका उत्तर होगा। फिर इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अन्वेषण में अनु प्लस एषण इसमें तो हुआ है। अनुर्वर में अन प्लस उर्वर होगा ना कि अनु, ए न के नीचे हलंत और उर्वर, तो 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। अनु प्लस कूल हो जाएगा और अनु प्लस जय, तो 2 नंबर विकल्प राइट उत्तर। फिर 63 में निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पर एक श्रेणी दे रखी है और उसमें हमारे को अगला पद है वो हमारे को पूछा है तो वो बताना है। तो इसमें जो 7 है उसको 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा और उसमें से 1 माइनस करते ही 6 हो जाएगा। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा और उस 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 10 30 हो जाएगा। 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। फिर 27 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 27 चौके 108 हो जाएगा और 108 में से 4 बाकी करेंगे तो 104 हो जाएंगे। तो 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। फिर 64 में इसमें दिया है कि 8 संख्याओं का औसत 99 है। तो पहले 8 संख्या है उनका औसत है वो 99 है। तो 8 संख्याओं को जो औसत 99 है उसको 99 से 8 से गुणा करेंगे तो 792 आएंगे। उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है और यदि इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 87 है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान बराबर है। तो यहाँ पर हम एक बार ये काम करेंगे, पहले 8 संख्याओं को 99 से गुणा किया तो 792 आ गया और उसके बाद में हमने जो सबसे बड़ी और द्वितीय संख्या उसको हमने हटा दिया है तो संख्या बची हमारे पास में 6। तो 6 को हम गुणा करेंगे 87 से तो आएगा 522। उसके बाद में 792 और 522 में से डिफरेंस घटाएंगे तो 270 बचेगा हमारे पास में। तो जैसे ही 270 बचता है उसके बाद में ये हमारे से सबसे बड़ी संख्या है उसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक बात दी गई है कि सबसे बड़ी संख्या है वो द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। तो हम विकल्प में ये चीज़ रख कर देख लेंगे तो 144 में से 18 घटाएंगे तो 126 आ जाएगा और फिर 144 और 126 को अगर हम जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा। तो इससे हमारे को ये पता लगता है कि हम 792 में से 522 घटाया तो 270 होता है और 124 और 126 को जोड़ेंगे तो 270 होता है। तो इसमें 4 नंबर विकल्प है ये
इसका हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, ये आसानी है। अगर आप इसको काउंट करके अगर देखोगे तो इसके उत्तर हैं वो आसानी से आ जाएंगे। फिर अंतिम सवाल 65 नंबर। हालांकि सवाल साथियों इसमें 75 हैं, लेकिन मैंने 65 सवालों के उत्तर हैं वो एकदम आपको सटीक बताने की कोशिश की है। पूर्णतः शुद्ध और सही उत्तर हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित राज्यों को गणना 2011 जनगणना है उस 2011 के आधार पर उनकी महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें कि हमारे को कम से अधिक की ओर बढ़ना है। असेंडिंग ऑर्डर है उसका हमारे को पालन करना है कि सबसे कम जो महिला साक्षरता दर किस राज्य की है और उसके बाद में कम से अधिक की ओर बढ़ना है। तो महिला साक्षरता बिहार है, उसकी सबसे कम है 51.50%। ये बिहार की भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। उसके बाद में राजस्थान है, उसकी 52.11% है ही। और हिमाचल प्रदेश हरियाणा है उसकी 65.9% है। और हिमाचल प्रदेश है उसकी 75.93% है। तो इसमें जो क्रम बनेगा सबसे पहले बिहार, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में हरियाणा और सबसे ऊपर है वो हिमाचल प्रदेश है। तो ADBC 4 नंबर विकल्प में है, तो 4 नंबर विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों इस तरह से ये आपको 65 सवालों के जो उत्तर हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको जो जितने भी जो प्रश्न बताए हैं उनमें अगर किसी प्रश्न पर अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको पूर्णतः विश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जितने भी जो प्रश्नों के मैंने उत्तर बताए हैं वो शुद्ध एवं सटीक हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यानी कि 5 तारीख को आयोजित 5 अगस्त 2020 को आयोजित हिंदी का जो पेपर है उसकी भी आंसर की है वो आपको बहुत जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू।